दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आ जाते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या हम अपने फैसलों में सही हैं या गलत? आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक मासूम सी लड़की की दास्तान जो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के शौक में कुछ ऐसी लड़कियों के साथ एक खतरनाक खेल में फंस जाती है, जहां ना कोई नियम था और ना ही बच निकलने का रास्ता। उस अंधेरे जंगल में हर कदम पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। अब सवाल यह है कि वह उस मुसीबत में कैसे फंसी और क्या आखिर में वह उस डरावने जंगल से बच पाई या नहीं। ये सब हम देखेंगे आज की इस पूरी कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है कुछ सहेलियों से जो एक साथ बैचलरेट पार्टी एंजॉय करने आई हैं। इनमें से नेहा नाम की लड़की की अगले हफ्ते शादी होने वाली है। इसीलिए यह पार्टी खास तौर पर उसी के लिए रखी गई है, क्योंकि शादी के बाद नेहा वह सारे मजे नहीं ले पाएगी जो एक कुंवारी लड़की की आज़ादी में होते हैं। उसकी सहेलियां उसे छेड़ते हुए एक गेम खेलने के लिए कहती हैं। गेम का नियम यह होता है कि नेहा को पार्टी में आए किसी अनजान लड़के के साथ वन नाइट स्टैंड करना होगा, क्योंकि शादी के बाद तो वह सिर्फ अपने मंगेतर अजय की होने वाली है। लेकिन नेहा साफ मना कर देती है और कहती है, यह तो अजय के साथ धोखा होगा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। इतने में पार्टी में रवि नाम का एक बेहद आकर्षक लड़का एंट्री करता है, जो आते ही लगातार नेहा को ही देखे जा रहा होता है। उसकी सहेलियां हंसते हुए उसे छेड़ने लगती हैं। देख नेहा, वो लड़का तो तुझ ही को देख रहा है। नेहा की सहेलियां हंसते हुए कहती हैं, देखना कितना आकर्षक लड़का है वो, तेरे लिए तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, जल्दी तैयार हो जा। लेकिन नेहा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और मुस्कुराते हुए फिर से मना कर देती है। इसी बीच उसके मंगेतर अजय का कॉल आता है। वह बात करने के लिए बाहर चली जाती है और कहती है, अजय तुम कहाँ हो? मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बैचलरेट पार्टी में आई हूँ। तुम भी आ जाओ ना, मुझे घर जाना है। मगर अजय तो खुद अपने दोस्तों के साथ एक बार में बैचलरेट पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। वह नेहा से झूठ बोलता है, मैं तो दोस्तों के साथ काम के सिलसिले में बाहर हूँ। लेकिन बैकग्राउंड में बजते संगीत की आवाज़ सुनकर नेहा को शक हो जाता है। वह तुरंत वीडियो कॉल करती है और देखती है कि अजय सच में पार्टी कर रहा है और वहाँ कुछ ज्यादा ही मौज मस्ती चल रही है। अजय उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो नेहा, गलत मत समझो, मैं बस दोस्तों के साथ डांस देखने आया हूं। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया और ना ही दूंगा। लेकिन गुस्से में नेहा उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है, ठीक है अजय, अब तुम्हें जो करना है करो, अब मैं भी अपनी पार्टी एंजॉय करूंगी। इतना कहकर वह फोन काट देती है। तभी उसकी नज़र फिर से रवि पर पड़ती है। वह सोचती है, अगर अजय मजे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं मन ही मन वह अपनी सहेलियों के दिए चैलेंज को पूरा करने का फैसला कर लेती है। वो रवि के पास जाकर पूछती है, क्या यह तुम्हारी गाड़ी है? रवि मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मेरी ही है। इसके बाद नेहा उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। रात की ठंडी हवा में दोनों देर तक बातें करते हैं और फिर नेहा अपने सारे गम भूलकर रवि के साथ कुछ वक्त बिताती है। थोड़ी देर बाद रवि उसे एक ग्लास व्हिस्की ऑफर करता है और कहता है, ये स्पेशल है, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। जब तक तुम इसे पीती हो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे जैसे वह पीती है, नेहा की आंखें भारी होने लगती हैं और कुछ ही देर में वह बिल्कुल बेहोश हो जाती है। जब नेहा की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अनजान कमरे में पाती है। चारों तरफ गहरा अंधेरा है और हवा में एक अजीब सी सन्नाटा तैर रहा है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि यह जगह रवि का घर है। वो घबरा जाती है, जल्दी से अपना फोन उठाती है, पर वहां सिग्नल बिल्कुल नहीं होता। बेचैन होकर वह रवि से पूछती है, तुम तो मुझे घर छोड़ने वाले थे, फिर मुझे यहां क्यों लाए हो? रवि ठंडे लहजे में मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी अगले हफ्ते शादी होने वाली थी, लेकिन फिर भी तुमने एक अजनबी के साथ वह सब किया जो सिर्फ अपने मंगेतर के लिए होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि तुम वफादार लड़की हो। तुमने मुझे एक गेम समझकर इस्तेमाल किया। अब मेरी बारी है गेम खेलने की। वो रुकता है, फिर धीमे से कहता है, और यह गेम तुम्हें बहुत रोमांचक लगेगा। यह सुनकर नेहा के होश उड़ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वह फौरन रवि पर हमला करती है, कुर्सी से उठकर जोर से उसे धक्का देती है और किसी तरह चाबी छीनकर भागने की कोशिश करती है। वो दरवाजे तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही गेट खोलने की कोशिश करती है, जोरदार करंट का झटका लगता है। वो जमीन पर गिर पड़ती है
उसके हाथों में गहरी जलन हो जाती है। रवि हंसते हुए वापस आता है, उसे घसीटकर फिर कमरे के अंदर ले जाता है। नेहा कांपती हुई पूछती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी तो अगले हफ्ते शादी है। रवि शांत आवाज में जवाब देता है, मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मुझे तो बस ये सब करने में बहुत मजा आता है। लड़कियां बहुत कमजोर होती हैं, किसी की भी मीठी बातों में आ जाती हैं। इसलिए मैं ऐसी लड़कियों को यहाँ लाता हूँ और उनके साथ एक छोटा सा गेम खेलता हूँ। वो आगे झुकता है और कहता है, यह गेम बहुत आसान है। अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, लेकिन अगर हार गई तो तुम्हें हमेशा यहीं मेरे साथ रहना होगा। रवि मुस्कुराते हुए कहता है, अब तुम्हें मेरे इशारों पर चलना होगा। गेम का नाम है छिपन छिपाई। वो आगे बताता है, तुम्हें बस किसी जगह जाकर छुपना है। अगर सूरज डूबने से पहले मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम हार जाओगी, लेकिन अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो मैं तुम्हें बेहोश करके तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। इतना कहकर वह नेहा के हाथों की रस्सी खोल देता है। नेहा जैसे ही आजाद होती है, तेजी से भागने लगती है। वह जितनी दूर जा सकती है भागती जाती है, पर चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और गहरी खाइयां थीं। यह जगह उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीचों बीच थी, जहां से निकल पाना लगभग असंभव लग रहा था। वो किसी तरह एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाती है, लेकिन तभी रवि भी उसे ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच जाता है। अचानक नेहा के पास एक विषैला सांप रेंगता हुआ आता है। वो डर के मारे कांप उठती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, पर डर के बावजूद वह चीख नहीं पाती। रवि जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, नेहा मौका देखकर वहां से भाग निकलती है। वो जंगल में इधर उधर दौड़ती है, पर हर तरफ सिर्फ अंधेरा और खतरा था। कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं दिख रहा था। तभी अचानक रवि फिर से उसके पीछे से आता है और इस बार वह उसे जोर से पकड़ लेता है। नेहा चीखती है, पर चारों ओर सन्नाटा था, कोई सुनने वाला नहीं। अगले दिन रवि हरिद्वार शहर लौट आता है। वो एक शॉपिंग मॉल की पार्किंग में बैठा होता है, जब सामने एक लड़का और लड़की झगड़ते नजर आते हैं। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को जोर से धक्का देता है। तब रवि तुरंत वहां पहुंचकर उस पर हमला कर देता है। वह लड़का डर कर अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है। रवि की यह बहादुरी देखकर वह लड़की, जिसका नाम रिया होता है, काफी प्रभावित हो जाती है। रिया उसके पास आती है, मुस्कुराकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और पूछती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रवि हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, नाम जानने की जल्दी क्यों हो रही है? उनकी बातचीत से धीरे धीरे पता चलता है कि रिया भी कुछ अलग तरह की लड़की है। रिया एक ऐसी लड़की थी जो हर हफ्ते अपना बॉयफ्रेंड बदलती रहती थी। रवि की बहादुरी देखकर वह उस पर फिदा हो गई और बिना ज्यादा सोचे उसी शाम उसके घर जाने के लिए तैयार हो गई। रवि को तो अब अपना अगला शिकार बहुत आसानी से मिल चुका था। जैसा कि हमेशा होता था, उसने रिया को भी वही स्पेशल व्हिस्की ऑफर की। अगली सुबह जब रिया की आंख खुलती है तो वह खुद को रवि के घर में पाती है। वहां पहले से नेहा मौजूद होती है, जो थकी हुई और डरी हुई नजर आती है। नेहा धीरे से कहती है, रिया, ये आदमी अच्छा इंसान नहीं है। इसने मुझे धोखा दिया है और अब तुम्हारा भी अपहरण कर लिया है। हम दोनों यहाँ इसकी कैद में हैं, लेकिन अगर हम मिलकर कोशिश करें तो यहाँ से निकल सकते हैं। रिया हैरान होकर कहती है, क्या बकवास कर रही हो? रवि तो बहुत अच्छा इंसान है। देखो, सारे दरवाजे और खिड़कियां खुली हुई हैं, हम यहाँ बंद नहीं हैं। उसी वक्त रवि अंदर आता है। वो मुस्कुराते हुए दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। रिया के चेहरे पर अब भी भरोसे की चमक थी। वह आराम से उसके साथ टेबल पर बैठ जाती है। रवि बड़े प्यार से दोनों से बात करता है और उनके सामने नाश्ता रख देता है। उसका बर्ताव इतना सामान्य था कि रिया को यकीन ही नहीं हुआ कि वह कभी भी बुरा इंसान हो सकता है। ब्रेकफास्ट के बाद नेहा फिर से रिया को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है वो कितना खतरनाक आदमी है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो अपना फोन चेक करो, उसमें सिग्नल नहीं मिलेगा। और हिम्मत करके बस एक बार उससे कह दो कि तुम्हें घर जाना है, तब तुम खुद समझ जाओगी कि वह कैसा इंसान है। इतने में फिर रवि कमरे में आ जाता है। रिया घबराई हुई उससे कहती है, रवि, मुझे घर छोड़ दो, मुझे कुछ जरूरी काम है। रवि का चेहरा अचानक सख्त हो जाता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, कोई भी मेरी इजाजत के बिना यहां से नहीं जा सकता। यह सुनते ही रिया को एहसास हो जाता है कि नेहा सच कह रही थी। अब रिया को यकीन हो चुका था कि नेहा बिल्कुल सही कह रही थी। वो सचमुच इस घर में फंस चुकी थी।
रात का सन्नाटा था। रवि नैनीताल शहर गया हुआ था, अपने अगले शिकार की तलाश में। इस मौके का फायदा उठाकर रिया और नेहा दोनों घर से भागने की कोशिश करती हैं। घने जंगलों के बीच वह अंधेरे में दौड़ती हैं। कुछ देर बाद रिया को लगता है कि अगर वह सिग्नल पाले तो मदद बुला सकती है। वो नेहा से अलग होकर एक दूसरी दिशा में भागने लगती है। नेहा घबराकर चिल्लाती है, रिया अकेली मत जा, खतरा हो सकता है। लेकिन रिया नहीं रुकती। भागते भागते उसकी नज़र सामने की गहरी खाई पर नहीं पड़ती और वह फिसलकर नीचे ढलान पर जा गिरती है। बस एक झाड़ी से लटक जाती है। वो घबराई हुई चिल्ला रही थी, नेहा बचाओ। नेहा वहां पहुंचती है और पूरी ताकत से रिया का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेती है। दोनों हाँफ रही थीं। चेहरों पर मिट्टी, आंखों में डर था। अब उन्हें समझ आ चुका था, इस अंधेरे जंगल में भटकने से बेहतर है कि वापस घर लौट जाए। थकी हारी जब वह घर पहुंचती हैं तो देखती हैं रवि वापस आ चुका था। उसकी आंखों में वही ठंडा डरावना सुकून था। रिया और नेहा गुस्से में उस पर टूट पड़ती हैं, तूने हमें धोखा दिया है। पर रवि उनकी तुलना में बहुत ताकतवर था। वो दोनों को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। रवि के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो कहता है, आओ तुम्हें किसी से मिलवाता हूं। वह उन्हें एक कमरे में ले जाता है जहां एक और लड़की बैठी थी, सारा। रवि कहता है, यह है मेरी आज की मेहमान। और अब कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है। सारा एक रेस्टोरेंट में बैठी थी, कैमरे के सामने मुस्कुरा रही थी। वो एक प्रसिद्ध इन्फ्लुएंसर थी जो लोगों को सिखाती थी कि जिंदगी को पूरी तरह से कैसे जियो। तभी उसके पास दो लड़के आते हैं। उसके फैन थे जो बहुत दूर से उसे मिलने आए थे। लेकिन सारा उन्हें बैठने नहीं देती और सख्त लहजे में कहती है, प्लीज मुझे परेशान मत करो, मैं रिकॉर्डिंग में हूं। दोनों लड़के चुपचाप वहां से चले जाते हैं। पर सारा को क्या पता था, उन्हीं में से एक के पीछे रवि छिपा बैठा है और उसकी जिंदगी अब एक नई अंधेरी मोड़ पर मुड़ने वाली है। रवि वहां सचमुच बड़े ही शरीफ अंदाज में आया। ऐसा लगता था मानो कोई साधारण यात्री हो। वो सारा के पास जाकर नरम लहजे में बोला, माफ कीजिएगा, क्या मैं आपके साथ टेबल शेयर कर सकता हूं? अगर कोई और यहां बैठा तो आपको डिस्टर्ब होगा और मुझे भी काम है। मुझे भी शोर पसंद नहीं। सारा ने बिना शक के उसे बैठने दे दिया। रवि ने बड़ी मासूमियत से बातें करनी शुरू की। उसकी मीठी बातें और सज्जन व्यवहार देखकर सारा थोड़ी प्रभावित हो उठी। कुछ समय बाद रवि वहीं स्पेशल व्हिस्की ऑफर करता है और धीरे धीरे उसे घर तक छोड़ने का भरोसा देता है। वहीं नेहा और रिया को पहले से एहसास था कि वह फंस गई हैं, मगर सारा अभी तक बेखबर थी। जब वह सब घर पहुंचे तो सारा ने घबराकर कहा, मुझे जितनी जल्दी हो सके घर छोड़ दीजिए। रवि का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसकी आवाज ठंडी पड़ गई। उसने कहा, चुपचाप सब कुछ मान लो, वरना सजा मिलेगी। फिर उसने सबको बताया कि उन्हें एक खेल खेलना होगा। हर राउंड में अच्छा प्रदर्शन करोगी तो आगे बढ़ोगी और जो आखिर में जीतेगा वही घर जाएगा। सारा के तेवर से रवि नाराज हो गया, इसलिए उसने तय किया कि सारा पहले राउंड में हारेगी। जिस राउंड को हारती उसे सजा मिलेगी। फिर रवि ने जोर से आकर सारा को पकड़ लिया, उसे एक कमरे में ले गया और पिस्तौल की नोक दिखाकर कहा, मैं बहुत बोर हो चुका हूं, अब तुम मेरे लिए मनोरंजन करो। सारा डरकर हिचकते हुए उसकी बात मान गई और डांस करने लगी, आंखों में डर, होठों पर मजबूर सी मुस्कान। इसी बीच नेहा रिया से बार बार कहती रही, इनकी बातों में मत आना, ये झूठा है, हमें बचकर निकलना होगा, वरना यह हमें मार डालेगा। लेकिन रिया एक अलग योजना बना रही थी। उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर वह थोड़ा करीब रहेगी तो रवि का भरोसा जीतकर घर निकलने का मौका मिल सकता है। इसी सोच के साथ रिया ने अचानक नेहा पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया, ताकि लोग यह समझे कि वह वाकई डरी हुई और कमजोर है। और इसी मौके पर वह रवि के करीब जाकर नरम लहजे में उससे प्यार भरी बातें करने लगी, चालाकी से उसका भरोसा जीतने की कोशिश। रिया मुलायम और भरी बातों से रवि के करीब आने की कोशिश करती है। रवि भी उस पर भरोसा करने लगता है और उसे सोफे पर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ सारा इस मौके का फायदा उठाकर घर से भाग निकलती है। ठंडी रात में वह जंगल की तरफ दौड़ पड़ती है। उसके कदमों की आवाज पत्तों में खो जाती है। रवि को जब एहसास होता है कि सारा भाग गई है तो वह गुस्से में बंदूक उठा लेता है और शिकारी की तरह उसके पीछे निकल पड़ता है। सारा जंगल में काफी दूर तक भागती है,
सांसें तेज चल रही हैं, चेहरा पसीने से भीग चुका है। आखिरकार वह एक बड़ी चट्टान के पीछे जाकर खुद को छुपा लेती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से रवि वहां भी पहुंच जाता है। वह चालाकी से मुस्कुराता है और कहता है, मुझे लगा था तुम मुझसे बच निकलोगी, पर तुमने मेरे खेल को हल्के में लिया। और वह सारा को पकड़ लेता है। रात के डिनर की मेज पर रवि उसे अपने खेल का असली मकसद बताता है। असल में यह सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ। तुम्हारे वीडियोज में तुमने लिखा था कि जिंदगी को रोमांचक बनाने का मौका ढूंढो और वही करो जो तुम्हें सच्ची खुशी दे। उसी वक्त मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों ना लड़कियों के साथ खेल खल कर जिंदगी में थोड़ा मजा लाया जाए। उसकी आंखों में एक पागल चमक थी। अब मैं वही कर रहा हूं जिससे मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। शाम होते ही रवि एक टॉर्च जलाता है और आखिरी राउंड का ऐलान करता है। वह कहता है, इस राउंड में जो भी हारेगा वो मारा जाएगा और जो जीतेगा उसे आज़ादी मिलेगी। बस सुबह सूरज उगने तक लुका छिपी खेलनी है। तीनों लड़कियां सारा, नेहा और रिया डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागती हैं। रवि भी एक शिकारी की तरह टॉर्च लेकर उनके पीछे निकल पड़ता है। जंगल में चारों तरफ अंधेरा था। झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट डर को और गहरा कर रही थी। दौड़ते दौड़ते सारा का पैर अचानक एक ट्रैप की तार से टकरा जाता है। तुरंत एक नुकीला लकड़ी का फ्रेम उसकी तरफ झपटता है, लेकिन कुछ होने से पहले ही नेहा कूदकर उसे धक्का देती है और खुद चोट खा लेती है। उनको अब एहसास हो गया था कि जंगल में हर तरफ खतरनाक ट्रैप लगे हुए हैं। गलती से किसी ट्रैप पर पैर पड़ गया तो मौत निश्चित थी। रात गहरी हो रही थी और वे अभी भी डरते डरते जंगल में भाग रही थीं। तभी नेहा ने एक योजना बनाई। हमें रवि को किसी भी तरह यहां लाकर उसी ट्रैप में फंसाना होगा। मैं जाकर उसे भड़काकर यहां ले आऊंगी और तुम दोनों जंगल की तरफ उस ट्रैप की ओर जाओ ताकि वह तुम्हारे पीछे आए और फंस जाए। योजना के मुताबिक नेहा रवि को लाने निकलती है, जबकि रिया और सारा ट्रैप की ओर बढ़ती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में रिया अचानक गायब हो जाती है। सारा घबराकर उसे पुकारती हुई ढूंढने लगती है। इसी बीच नेहा रवि को बुलाने जाती है। रवि अपनी बंदूक लेकर बाहर आता है। तभी रिया भी उसके साथ बाहर निकलती है। नेहा को तुरंत समझ में आ जाता है कि रिया ने योजना बता दी थी, यह सोचकर कि वह उसे विजेता बनाकर छोड़ देगा। लेकिन रवि ने धोखा दिया और दोनों को पकड़ लिया। तुम लड़कियां कितनी बेवकूफ हो, वह मुस्कुराते हुए कहता है। अब वह फैसला करता है, आखिर में सारा ही बचेगी, लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। तुम दोनों में से जो लड़ाई में जीतेगी उसे अगले राउंड का अवसर मिलेगा। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। लेकिन लड़ाई के दौरान रिया का सिर एक पत्थर से टकरा जाता है और वह वहीं पर मारी जाती है। काफी देर तक नेहा और रिया के ना आने पर सारा उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचती है। रिया की लाश देखकर उसका दिल टूट जाता है और वह रोने लगती है। तभी रवि वहां आता है और कहता है, नेहा ने रिया को मारा है। मैंने तुम दोनों से कहा था कि लड़ाई जीतने वाली को दूसरा मौका मिलेगा, लेकिन अफसोस कि इस लड़ाई में रिया मारी गई। फिर वह सारा को एक और बात बताता है, असल में मैं तुम्हें यहां लाना चाहता था। पहली बार जब मैं तुम्हें पार्टी में पकड़ने गया तो तुम बच निकली और नेहा अपनी मूर्खता से मेरे हाथ लग गई। दूसरी बार जब मैं तुम्हें पार्किंग एरिया में ढूंढ रहा था तो रिया खुद ही फंस गई। तुम्हारी वजह से मुझे ये दोनों मुफ्त में मिल गई। अब उनकी मौत की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। लेकिन मैं तुम्हें जिताना चाहता था क्योंकि तुम मेरे लिए एक ट्रॉफी जैसी हो। तुम्हारी इन्फ्लुएंसिंग ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। यह सुनकर सारा का गुस्सा फूट पड़ता है। दोनों मिलकर रवि से भिड़ जाती हैं और उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करती हैं। लेकिन इसी दौरान अचानक एक गोली चलती है और सारा के पैर में लग जाती है। रवि गुस्से में नेहा को मारना शुरू कर देता है। तभी नेहा चिल्लाती है, सारा यहां से भागो और हमारा प्लान याद रखो। सारा जख्मी हालत में भी किसी तरह ट्रैप की ओर दौड़ पड़ती है। नेहा खुद सारा को बचाने के लिए रवि से भिड़ती है, लेकिन रवि उसे बहुत ही बुरी तरह पीटता है और फिर पकड़कर सारा के सामने ले आता है। जंगल का हर कोना उसे अच्छे से पता था। इसके बाद रवि एक चाकू निकालता है और सारा के सामने नेहा को मार देता है। सारा गुस्से और दुख से भर जाती है और रवि को मनोरोगी कहकर भड़काती है। वह ट्रैप की ओर इशारा करती है जो नेहा ने पहले ठीक कर रखा था। रवि ट्रैप को देखता है और कहता है, तुम शिकारी को उसी के जाल में फंसाने आई थी। सच में तुम लड़कियां कितनी कमजोर हो। सारा जवाब देती है, आज मैं तेरी यह गलतफहमी दूर कर दूंगी।
इतना कहते ही वह ट्रैप की रस्सी खींच देती है। लकड़ी का नुकीला फ्रेम सीधे रवि के ऊपर गिरता है, क्योंकि उन्होंने पहले इसे चालाकी से रस्सी के साथ जोड़ रखा था। रवि घायल हो जाता है और सारा को लगता है कि अब वह मर चुका है। लेकिन जैसे ही वह नेहा की ओर बढ़ती है, ट्रैप का असर पूरी तरह काम करता है और रवि की मौत हो जाती है। इसके बाद सारा धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ती है। जख्मी पैर के बावजूद वह जंगल के रास्तों को पार करने की कोशिश करती है। रात अभी भी गहरी थी और ठंडी हवाएं उसके घावों को और दर्द दे रही थीं। लेकिन उसका इरादा मजबूत था। वह जानती थी कि अगर रुक गई तो मौत निश्चित है। दूर कहीं एक छोटी सी नदी दिखाई देती है, जहां से शायद कोई रास्ता शहर की ओर जाता हो। सारा उस दिशा में लंगड़ाते हुए चलने लगती है। उसके दिमाग में नेहा और रिया की यादें घूम रही थीं। कैसे उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचाने की कोशिश की। अब वह अकेली थी, लेकिन हार नहीं मानना चाहती थी। जंगल के जानवरों की आवाजें उसे डराती थीं, लेकिन वह आगे बढ़ती रही। अचानक उसे दूर से एक रोशनी दिखाई देती है, शायद कोई गांव या सड़क। उसकी उम्मीद जाग उठती है। वह पूरी ताकत लगाकर उस रोशनी की ओर बढ़ने लगती है। रास्ते में कई बार गिरती है, लेकिन उठती भी है। आखिरकार वह एक छोटी सी पगडंडी पर पहुंच जाती है, जो पहाड़ी से नीचे उतरती है। सुबह की पहली किरणें जंगल पर पड़ने लगती हैं। सारा की सांसें अब थोड़ी स्थिर हो रही थीं। वह पगडंडी पर चलते हुए नीचे की ओर जाती है। दूर से उसे एक छोटा सा कस्बा दिखाई देता है। लोग सुबह की चाय पी रहे हैं और दुकानें खुल रही हैं। सारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मदद मांगने के लिए चिल्लाती है, लेकिन आवाज कमजोर थी। एक ट्रक ड्राइवर उसे देखता है और रुकता है। सारा उसे अपनी कहानी बताती है और पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। पुलिस आती है और उसे अस्पताल ले जाती है। जांच में रवि का घर मिलता है और उसकी लाश बरामद होती है। नेहा और रिया की मौत की खबर पूरे इलाके में फैल जाती है। सारा ठीक होने के बाद अपने वीडियोस पर वापस आती है, लेकिन अब उसकी कहानियां अलग होती हैं। वह लड़कियों को सावधानी बरतने की सलाह देती है, सोशल मीडिया के खतरे बताती है और सच्ची आज़ादी की बात करती है। लेकिन क्या सारा की जिंदगी अब पूरी तरह सुरक्षित थी? रवि तो मर चुका था, लेकिन क्या उसके जैसे और मनोरोगी नहीं थे? सारा को कभी कभी रात में बुरे सपने आते थे। जंगल की वो रात उसे परेशान करती थी। वह सोचती थी कि क्या उसकी वजह से नेहा और रिया मरी? क्या वह खुद को कभी माफ कर पाएगी? एक दिन उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। आवाज में वही ठंडक थी। गेम अभी खत्म नहीं हुआ सारा। सारा का दिल धड़क जाता है। क्या रवि का कोई साथी था, या यह कोई नया शिकारी? वह पुलिस को बताती है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। अब सारा फिर से डर के साए में जीने लगती है। वह अपना घर बदलती है और हरिद्वार से दूर चली जाती है। लेकिन क्या भागकर वह बच पाएगी? कहानी यहाँ एक नई शुरुआत लेती है, जहाँ सारा को पता चलता है कि रवि अकेला नहीं था। उसके जैसे कई लोग एक नेटवर्क में थे जो ऐसी लड़कियों को निशाना बनाते थे। सारा अब खुद एक शिकारी बनने का फैसला करती है। वह पुलिस के साथ मिलकर उन लोगों की तलाश शुरू करती है। उसकी वीडियो मेकिंग अब एक मिशन बन जाती है। वह छिपे कैमरे से सबूत इकट्ठा करती है। एक दिन उसे एक और घर मिलता है, जहां कुछ और लड़कियां कैद हैं। सारा सावधानी से प्लान बनाती है। वह अंदर घुसती है और लड़कियों को बचाती है। लेकिन इस बार दुश्मन और ताकतवर था। नाम था विक्रम। विक्रम रवि का भाई था और बदला लेना चाहता था। सारा और विक्रम के बीच एक नई जंग शुरू होती है। जंगल फिर से गवाह बनता है। लेकिन इस बार सारा अकेली नहीं थी। उसके साथ बचाई गई लड़कियां थीं। वे सभी मिलकर विक्रम को हराने की योजना बनाती है। रात का अंधेरा फिर गिरता है। ट्रैप्स फिर से तैयार होते हैं। लेकिन क्या इस बार जीत सारा की होगी, या विक्रम का बदला पूरा होगा? सारा जंगल में छिपती है और विक्रम को ललकारती है। विक्रम बंदूक लेकर आता है। लड़ाई शुरू होती है। गोली की आवाजें गूंजती हैं। एक लड़की घायल हो जाती है, लेकिन सारा नहीं रुकती। वह विक्रम को ट्रैप की ओर ले जाती है। विक्रम फंसता है, लेकिन भागने की कोशिश करता है। सारा उसे पकड़ती है और पुलिस को सौंप देती है। नेटवर्क टूटता है और कई अपराधी पकड़े जाते हैं। सारा अब एक हीरो बन जाती है, लेकिन उसकी जिंदगी में शांति अभी भी दूर थी। वह जानती थी कि दुनिया में बुराई कभी खत्म नहीं होती। वह अपनी कहानी लिखती है और लोगों को जागरूक करती है।